हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आपको वैल्यूएशन रूल्स में जो 32 है, रूल नंबर 32, उसकी बात करूंगा। इस रूल में स्पेसिफिक सर्विसेज की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये बताया गया है। जैसे कि मनी चेंजर के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, देन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, राइट, एंड एयर ट्रेवल एजेंट के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है। बेसिकली ये वो सिचुएशंस हैं जहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई प्राइमा फेसी दिखती ही नहीं है। एक्चुअली ये सारी वो सिचुएशन है जहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई प्राइमा फेसी नहीं दिख रही है। आप कहेंगे कैसे, मैं बताता हूं। एक बात बताइए, एक मनी चेंजर जब मनी चेंज करता है, जैसे मेरे पास कोई डॉलर लेके आया, ठीक है, मैं उसे बदले में रुपया दे रहा हूं, या मेरे पास कोई रुपए लेके आया, इंडियन करेंसी लेके आया, बदले में मैं उसे डॉलर दे रहा हूं, तो क्या मैं कुछ कमाता हूं कि नहीं? कमाता हूं। अब देखिए एक बात बताइए, मेरे पास कोई रुपीज लेके आया, मुझसे कहता है डॉलर दे दीजिए, ठीक है, तो मैंने कहा 75 रुपए का मैं $1 दूंगा, 75 रुपए का मैं $1 दूंगा। मैं उससे ये बोलता हूं या ऐसे बोलता हूं? देखो $1 तो 74 रुपए का है, लेकिन मैं ₹1 मार्जिन लूंगा, इसलिए 75 रुपए तुम्हें देने हैं। कैसे बात करते हैं? मेरे पास कोई रुपए लेके आया, डॉलर कन्वर्ट करना है, मैं सीधे बोलूंगा कि 75 रुपए का $1 देंगे, ऐसे बोलते हैं? या बोलते हैं देखो ये $1 तो 74 रुपए का है, लेकिन ₹1 मेरा प्रॉफिट है, इसलिए तुमको 75 रुपए देना पड़ेगा। जल्दी बताओ, बहुत सारे लोग विदेश गए होंगे घूमने, मनी चेंज कराए होंगे, ठीक है, जल्दी से बताइए कैसे होता है? अरे वो ये इतनी बकवास नहीं करता कोई मुझसे कि देखो 74 रुपए का डॉलर है, ₹1 मेरी मार्जिन है, 75 रुपए का देंगे। वो सीधे बोलता है 75 रुपए के भाव में मिलेगा, 75 रुपया दीजिए, $1 लीजिए, ऐसे ही बोलता है। अब एक बात बताइए, तो यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई इस सर्विस को देने का वो चार्ज कितना कर रहा है, ये तो पता ही नहीं है ना। अब वो इस वैल्यू को देने का, इस काम को करने का $1 पर डॉलर ले रहा है, $2 पर डॉलर। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई तो वो है जो इस काम को करने का वो पैसा ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, मनी के बदले में मनी दे दिया तो ये कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है। अगर उस मनी के बदले में मनी देने में मैंने कुछ कमाया, कुछ मार्जिन ली, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। आप मुझे 500 की 4 गांधी जी वाली नोट देते हो, मैं गुलाबी वाला एक आपको गांधी जी का नोट देता हूं, तो क्या यहां कोई सप्लाई है? नहीं। लेकिन आपसे 500 रुपए के 4 नोट लेके मैं गांधी जी का एक नोट देता हूं और आपको 10 रुपए और देता हूं, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है 10 रुपए आपकी, और आपको 10 रुपए पे जीएसटी भी लेना पड़ेगा मुझसे। हाँ, और ये बात समझ में कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ये है कि जब मनी आप चेंज करते हो तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या चार्ज करते हैं। लेकिन यहां पे कंसिडरेशन पता ही नहीं चलती है। जब मेरे पास कोई आता है और मैं कहता हूं 75 रुपए का मैं $1 दूंगा, तो मैं उसे बताता ही नहीं हूं कि मैं कितना उससे ले रहा हूं इस काम को करने का। कुछ ले रहा हूं कि नहीं, पक्का है उस 75 रुपए के अंदर कुछ ना कुछ मेरा प्रॉफिट है, लेकिन मैं उससे कितना ले रहा हूं मैं नहीं बताता उससे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पे हिडन है, ठीक है। अब एयर ट्रेवल एजेंट के केस में भी ये रूल 32 क्यों लग रहा है? जब आप एक एयर ट्रेवल एजेंट के पास जाते हो तो वो आपको बताता है, आप उससे पूछिए कि मुझे दिल्ली की टिकट चाहिए, ठीक है, मुझे इस फ्लाइट की दिल्ली की टिकट चाहिए, तो वो आपको बताता है देखिए 4,850 रुपए लगेंगे। वो आपको ऐसे नहीं बोलता 4,850 की टिकट है, 200 रुपए मेरा चार्ज है, मिला के इतना हुआ, 4,850 रुपए बोलता है सीधे। क्या उसमें उसकी प्रॉफिट भी है? हाँ। क्या वो बता रहा है आपको कितना उसमें कमा रहा है टिकट बुक कराने का, कितने की टिकट है और कितना उसका बुकिंग चार्जेस है? क्योंकि जीएसटी किस पे लगेगी? एक एजेंट है तो वो जितना बुकिंग चार्ज लेगा उस पर जीएसटी लेगा, ठीक है। आपको जो टिकट पैसा लिया बदले में टिकट दिया, टिकट देने का जो वो चार्ज है वो बुकिंग चार्ज पे जीएसटी लगेगा। भाई सर्विस तो वो बुकिंग चार्ज है ना, लेकिन बुकिंग चार्ज है कितना वो दिखता कहां है? बुकिंग चार्ज है कितना वो दिखता कहां है? एक्चुअली आज के जमाने में नहीं दिखता। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं बुकिंग चार्जेस देता है कोई लिख लिख के कि 5,000 की टिकट 200 बुकिंग चार्जेस। गया जमाना, ये सब कहानी 10 साल पहले होती थी, जिस समय इस मार्केट में कंपटीशन नहीं था।
आज मेक माई ट्रिप, गो आई वीवो जैसी कंपनियों ने बैंड बजा के रख दी है मार्केट की, वो इतना सस्ता टिकट देते हैं, ठीक है। और अब एयर ट्रेवल एजेंट ये नहीं बोलते 200 रुपए बुकिंग चार्जेस, अब वो सीधे रेट बताते हैं, ठीक है। और हम उनसे कहते हैं देखो इससे भी सस्ता मिल रहा है, तो वो कहता है और रेट गिरा देता है अपना। और अब वो बुकिंग चार्जेस अलग से जोड़ने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है। अब तो वो मुझे सीधे फाइनल प्राइस बताता है कि इतने रुपए में टिकट पड़ेगी, उसके बुकिंग चार्जेस कितने ये पता ही नहीं चलता, तो जीएसटी किस पे लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट इन सभी केसेस में जहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई प्राइमा फेसी अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं एक रूल बनाता हूं, उस रूल का नंबर क्या होगा, उस रूल का नंबर है सेक्शन 32। प्राइमा फेसी अगर रूल वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया 32, जिसमें बताया कि हम लोग टेंटेटिव नोशनल बेसिस पे ये वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो आइए इस रूल को पढ़ते हैं, रूल 32, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन केसेस में जहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई प्राइमा फेसी नहीं दिखाई देता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली जाती है। Determination of value of supply in value in respect of certain supplies, Rule 32. Notwithstanding anything contained in the Act or in these rules, the value in respect of supplies specified below shall be determined in the manner provided hereinafter. The value of supply of services in relation to purchase or sale of foreign currency. सप्लाई कौन सी बात कर रहा है, विच इज इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग, shall be determined by the supplier of service in the following manner. For currency when exchanged from or to Indian rupee, when exchanged from Indian rupee, when exchanged from Indian rupee का मतलब क्या होता है, when exchanged from Indian rupee मतलब इंडियन रूपी के बदले में आपने फॉरेन करेंसी दी। when exchanged to Indian rupee, from Indian rupee का मतलब INR टू डॉलर, मतलब इंडियन करेंसी से फॉरेन करेंसी बनाओगे, ठीक है। टू इंडियन रूपी का मतलब क्या हुआ, टू इंडियन रूपी का मतलब हो गया डॉलर कोई लेके आया और INR कन्वर्ट करा रहा है। तो कहता है अगर कोई भी आप एक्सचेंज करते हैं जिसमें इंडियन करेंसी या तो देते हैं या तो लेते हैं, तो क्या होगा, द वैल्यू शैल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द बाइंग रेट or the selling rate as the case may be, and the RBI reference rate for that currency at that time multiplied by the total unit of currency. Example, मेरे पास कस्टमर आता है, कहता है मेरे पास $1000 है, इसका आप रुपया बना दीजिए, ठीक है। तो मैं उसे क्या कोट करूंगा, मैं उसे कोट करता हूं बाइंग रेट ऑफ डॉलर, ठीक है। मैंने उसको ट्रांजैक्शन रेट बताया कि मैं किस रेट पे ट्रांजैक्शन करूंगा, ट्रांजैक्शन रेट दैट इज बाइंग रेट। मैंने उसको बाइंग रेट बताया डॉलर का, और मान लेते हैं चलिए 68 रुपये, मैं 68 रुपये में डॉलर खरीदूंगा। आपको बहुत कम लगेगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको कि ये सर क्या मजाक हो रहा है। मैंने उसको बोला कि मैं बाई करूंगा डॉलर आपसे 75 रुपए के रेट से, ठीक है। आरबीआई का रेफरेंस रेट आपको अब देखना है। आरबीआई का रेफरेंस रेट इस दिन था 75 रुपया 80 पैसा। देखिए मैं उसको $1 का 75 रुपया दे रहा हूं, ठीक है। आरबीआई का रेफरेंस रेट 75 रुपये 80 पैसा था। ये आरबीआई रेफरेंस रेट क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये आरबीआई का रेट नहीं है, मैं आपको पहले बताऊं, ये आरबीआई का रेट नहीं है। आरबीआई एक रेफरेंस रेट देती है हर दिन। एक दो चीजें होती है, एक होता है आरबीआई का रेट, ठीक है, कि आज आरबीआई का फॉरेक्स का रेट क्या है। आरबीआई रेफरेंस रेट ये आरबीआई का रेट नहीं है, ये बताती आरबीआई है बस।
जैसे जो बड़ी 4-5 बैंकें हैं, ठीक है, वो आज डॉलर कितने में खरीद रही है, उसके रेट का एक एवरेज रेट आरबीआई निकाल लेती है और ये रेफरेंस रेट देती है सभी लोगों को मार्केट में कि देखो आज हिंदुस्तान की जो 5 बड़ी बैंकें हैं वो ऑन एन एवरेज इस रेट पे डॉलर खरीद रही हैं, तो आप लोग भी इसी के हिसाब से ट्रांजैक्शन करिए। आई बात समझ में? आरबीआई रेफरेंस रेट क्या होता है? आरबीआई रेफरेंस रेट से पूरे मार्केट में पता चलता है कि आज का भाव क्या चलना चाहिए, और आरबीआई ये भाव जो हमारे देश की 5 बड़ी बैंकें हैं उनके एवरेज रेट के बेसिस पे बताती है रेफरेंस रेट। ठीक है, अच्छा, आज अगर मैं बताऊं, आज 5 बड़ी बैंकें हिंदुस्तान की 75 रुपए 80 पैसे में डॉलर खरीद रही हैं, तो हम कितने में खरीदेंगे भैया? बैंकें 75 रुपए 80 पैसा देती हैं $1 का, तो हम तो कुछ कम देंगे ना, हम तो कमाएंगे ना उसमें। बैंक 75 रुपए 80 पैसा दे रही है तो हम कस्टमर को 75 रुपए ही देते हैं, फिर ले जाके बैंक में देंगे तो 80 पैसा और कमाएंगे। 75 रुपए 80 पैसा हमको मिलेगा, तो 80 पैसा हर $1 पे हमको मुनाफा होगा। ठीक है, तो हम कम में देते हैं। तो हम ट्रांजेक्शन कस्टमर को बोले $1000 लेके आया तो हम 75 देंगे, जबकि हमारे देश की बड़ी बड़ी बैंकें कितना दे रही है आज? 75 रुपए 80 पैसा। आरबीआई कितना दे रही होगी? आरबीआई तो और ज्यादा दे रही होगी, हो सकता है वो 76 रुपया दे रही है, 76। अब आरबीआई से खरीदने कौन जाता है? मैं थोड़ी ना जा पाऊंगा। आरबीआई से खरीदने बड़ी बड़ी बैंकें जाती है, वो 75-80 में खरीदती है, 76 रुपए आरबीआई उसको देती है, तो 20 पैसा वो भी कमाती है सब। आ रहा है समझ में क्या चक्कर है? तो आरबीआई के रेट की बात नहीं हो रही। आरबीआई रेफरेंस रेट का मतलब ये होता है मार्केट का, बैंकों का क्या रेट चल रहा है, बड़ी बैंकों का क्या रेट चल रहा है, तो उसी पे थोड़ा बहुत मार्जिन जोड़ के मार्केट में ट्रेड शुरू हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट, माइनस बाइंग रेट इनटू क्वांटिटी। आरबीआई रेफरेंस रेट है 75 रुपये 80 पैसा माइनस 75 रुपया, क्वांटिटी है $1000, तो ये हो जाएगा 800 रुपये। वैल्यू सप्लाई 800 रुपये, तो जीएसटी 800 रुपये के ऊपर लगेगा। अब जो भी जीएसटी का रेट है इस पे 18% ही है शायद, तो जो भी जीएसटी का रेट है करेंसी कन्वर्जन पे, तो वो अब 800 रुपये पे लगेगा। हमने कितना रुपया कन्वर्ट करके दिया उसको? $1000 का। मैंने उसको पता है कितना पे किया? 75,000 रुपया। तो 75,000 रुपए के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 75,000 रुपए के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई 800 रुपए की, ये माना जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं? तो यानी 75,000 रुपए के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई 800 रुपए की है, मतलब 74,200 रुपए का हम कन्वर्जन किए हैं, पैसे के बदले पैसे दिए हैं 74,200 का, 800 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई है, और इस काम को करने का 800 रुपए लिए। ये सरकार कह रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं। ये है कितनी मार्जिन वी डू नॉट नो, क्योंकि वो बता नहीं ना रहा है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब उसकी मार्जिन क्या होगी? हो सकता है भैया वो 75-80 में नहीं, अब $1 75 रुपए में खरीदा है, वो ले जाके बेचेगा कितने का? हो सकता है 75-90 में बेच ले वो। तो एवरेज रेट है ना 5 बैंकों का, वो कितने में बेचेगा यू डू नॉट नो। हो सकता है 75 रुपए 75 पैसे का ही ले जाके बेच पाए वो। तो एवरेज रेट है ना, आपको समझ में आई बात? हो सकता है उसके पास कस्टमर चला है दूसरा खरीदने के लिए, अभी डॉलर किसी से खरीदा है, दूसरा कस्टमर आ गया डॉलर बेचने को, उसको 76 रुपए 50 पैसे का बेच दिया वो, और महंगा, बहुत महंगा बेच दिया। हो सकता है कि नहीं? तो आर वी अवेयर ऑफ द एक्चुअल मार्जिन? नहीं, हमको तो पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसे में हम टेंटेटिव रखते हैं, हम लोग 800 रुपए मानेंगे। तो कैसे निकलेगा? याद रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस ट्रांजैक्शन रेट। ठीक है, ट्रांजैक्शन रेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बाइंग रेट भी हो सकता है, सेलिंग रेट भी हो सकता है। ठीक है, मुझे डॉलर बाई करना था, मैंने बाइंग रेट दिया, मुझे डॉलर सेल करना होता तो मैं क्या करता? सेलिंग रेट कोट करता उसको। तो आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस द ट्रांजैक्शन रेट इनटू क्वांटिटी, दिस वुड बी टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब क्या कहता है? कहता है प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर द आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर द करेंसी इज नॉट अवेलेबल, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा? क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल ना हो? हाँ,
देखिए आरबीआई का जो रेट होता है ना वो तो सारी करेंसी का होता है, लेकिन जो हिंदुस्तान की बड़ी बैंकें हैं वो क्या सारे फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हो, जरूरी है? नहीं। जो कॉमन फॉरेक्स होता है ना, जैसे पाउंड, डॉलर, दुबई की करेंसी दिरहम, ये सब जितनी कॉमन करेंसीज है ना वो तो सारे बैंकों में अवेलेबल होती है। लेकिन अब ऐसा देश जहां कोई जाता ही नहीं है, वो सब भी होगा क्या सभी बैंकों के पास? नहीं। तो देखिए जो बहुत कॉमन करेंसीज हैं वो तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो कॉमन करेंसीज नहीं है उनका हर बैंकों में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो आरबीआई का रेफरेंस रेट भी नहीं आता उन करेंसीज का। आरबीआई का रेफरेंस रेट जो बहुत पॉपुलर करेंसीज है ना उन्हीं का आता है, क्योंकि दिस इज एवरेज रेट ऑफ मेजर बैंक्स इन इंडिया, और सभी मेजर बैंक सभी करेंसी में डील करती हैं जरूरी नहीं है, तो जिन करेंसीज में डील करती हैं उसी का आरबीआई रेफरेंस रेट दे पाता है। तो अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं अवेलेबल है तब क्या होगा? तो कहता है द वैल्यू शैल बी 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रूपी प्रोवाइडेड और रिसीव बाय द पर्सन चेंजिंग द मनी। तो जितने इंडियन करेंसी में हम पैसा ले रहे हैं या फिर इंडियन करेंसी में हम दे रहे हैं, जो भी है उसका 1%। इंडियन करेंसी में जो ले रहे हैं या दे रहे हैं उसका 1%। अब एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं फिर से कि कस्टमर $1000 लेके आया मेरे पास, ठीक है, रुपये में कहा कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने उसको रेट कोट किया, भाई साहब देखिए मैं तो आपको कितना दूंगा इसका, मैंने बोला मैं 75 रुपया दूंगा $1 का। आरबीआई का रेफरेंस रेट अब चाहिए मुझे, आरबीआई का रेफरेंस रेट के आगे मैंने लिखा नॉट अवेलेबल, ये नहीं है। ओहो, हालांकि डॉलर का तो अवेलेबल रहेगा, ये कोई दूसरी करेंसी मान लो की है, ठीक है, तो उसका रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं था। तो अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? कहता है जितना इंडियन करेंसी दिए या लिए उसका 1%। इंडियन करेंसी कितना दिए हो? 75,000 रुपया। $1,000 का 75,000 दोगे ना, 75 रुपया डॉलर का, तो 1% कितना हो गया? 750 रुपया। 750 रुपया आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। आ रहा है समझ में? अच्छा, क्या ये सब कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? हाँ, ये सब एग्जाम्पल एकदम बाकायदा नोट करके रखिए, ये सब एग्जाम के दिन रिवाइज करके जाएंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया नोट सबसे? फिर देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इज इंडियन रूपी। कह रहा है मान लो कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी है ही नहीं, मतलब दे रहे हैं ऐसे मान लो कि डॉलर ले रहे हैं, पाउंड दे रहे हैं, हो सकता है कि नहीं? तो मेरे पास कस्टमर है, कहता है हम डॉलर देके पाउंड लेना चाहते हैं। भैया इंडियन पैसा ना तो हम दे रहे हैं ना तो ले रहे हैं, क्योंकि अगर इंडियन पैसा दे रहे होते या ले रहे होते तो 1% ऑफ द इंडियन पैसा दिया या लिया होता है, लेकिन अब यहां तो कुछ भी नहीं है, इंडियन रूपी में तो कुछ है ही नहीं, तो अब क्या करें? तो अब उसका लॉस सुनिए क्या है। कहता है कि द वैल्यू शैल बी इक्वल टू 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट द पर्सन चेंजिंग द मनी वुड हैव रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग ऑफ द टू करेंसी इनटू इंडियन रूपी ऑन दैट डेट एट द रेफरेंस रेट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। ये क्या चीज है? आपने यहां पे पहले पढ़ा जो था वो तब पढ़ा था कि आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस करते हैं ट्रांजैक्शन रेट में से, जब या तो आईएनआर से फॉरेन करेंसी बन रहा था या तो फॉरेन करेंसी से आईएनआर बन रहा था। लेकिन यहां पे कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। मान लो डॉलर से पाउंड बन रहा है, डॉलर से पाउंड बन रहा है, तो अब क्या होगा? पाउंड की चुंडी बड़ी लंबी लटका दी है ना, हम थोड़ी छोटी करें। हाँ, डॉलर से पाउंड बन रहा है, तो अब कैसे होगा? तो कहता है कि डॉलर और पाउंड मतलब जितना डॉलर लिए उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट करो आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से, ठीक है, और बदले में पाउंड दिए थे तो जो पाउंड दिए हो उसको आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से इंडियन रूपी में कन्वर्ट करो। दोनों को आरबीआई के रेफरेंस रेट पे इंडियन रूपी में कन्वर्ट करो, जो डॉलर लिए उसको और जो पाउंड दिए हो उसको, ठीक है। दोनों में से जो कम आए उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई है। बड़ी आफत है भाई, क्या क्या भूल गया, समझ में नहीं आई बात। देखो एग्जांपल,
डॉलर को पाउंड बनाना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन रेट मैंने उसको कोट किया, मैंने कोट किया कि देखो मैं एक पाउंड का 1.28 डॉलर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं ना? $1 का 1.28, अरे एक पाउंड का 1.28 डॉलर दूंगा। पाउंड महंगा होता है मालूम है ना सबको? एक पाउंड 1.28 डॉलर के बदले में एक पाउंड दे देंगे, ठीक है। अब वो कहा कि ठीक है मेरा कन्वर्ट कर दीजिए साहब, कन्वर्जन ऑफ $1000, $1000 कन्वर्ट कर दीजिए। आरबीआई का रेफरेंस रेट है एक पाउंड इज इक्वल टू मान लेते हैं 95 रुपी, और आरबीआई का रेफरेंस रेट है फॉर $1 इज इक्वल टू ₹75। मान लो ये आरबीआई का रेफरेंस रेट है। तो अब 1000 वो डॉलर लेके आया, मैं उसको कितना पाउंड दूंगा? पाउंड गिवन, बोलो 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 बोलो, सॉल्यूशन कर रहे हैं। पाउंड गिवन कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 1.28, ये ना रेट कोट किए हैं, ठीक है। कितना देंगे? करोगे कैलकुलेट? 781.25, कितना पाउंड दे दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो पैसा डॉलर रिसीव्ड को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कीजिए। डॉलर रिसीव्ड इन INR, डॉलर रिसीव्ड इन INR कितना होगा? कितना डॉलर है? $1000, तो 1000 इंटू 75 रुपया, 75,000 रुपया हो गया, ठीक है। और पाउंड बनाइए, पाउंड गिवन इन रुपी कितना हो जाएगा? ये 781.25 और पाउंड का रेट है 95 रुपया। 781.25 इंटू 95, 74,218.75, 74,218 रुपया 75 पैसा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? दोनों में से जो कम है उसका 1%, तो 1% इंटू 74,218 रुपया 75 पैसा, तो ये हो जाएगा 742 रुपया। वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये, जीएसटी नहीं है बच्चों। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये है, अब इस पे जो जीएसटी का रेट होगा वो लगेगा, और जो फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन पे जीएसटी का रेट है वो 18% है, तो इस पे 18% लग जाएगा। समझ में आया सबको? तो मैंने हर केस आपको बता दिया। एक, अगर कोई भी करेंसी लेके INR देते हो, या कोई भी करेंसी INR लेके कोई भी करेंसी देते हो, तो उस पहला एग्जांपल उसके लिए था। दूसरा एग्जांपल वो था जब आप क्या कर रहे हो, दूसरा एग्जांपल क्या था? हाँ, जब आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है तब क्या होगा। और फिर तीसरा एग्जांपल हम लोग ने किया जब देने वाली करेंसी और लेने वाली करेंसी दोनों ही INR नहीं है तब क्या होगा। हालांकि आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है वहां पे, क्योंकि अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तब तो हम लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ INR के केस में था कि इंडियन रूपी में जो आप दे रहे हो उसका 1%। अच्छा, अब आपको ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगा कि नहीं लगा? गवर्नमेंट को भी लगता है कि ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लोगों को, तो गवर्नमेंट ने एक दूसरा सिस्टम भी दिया है। कहा है तुम ए वाला सिस्टम पूरा या ये बी वाला सिस्टम अडॉप्ट कर लो। देखो क्या लिखा है यहाँ, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ पर्सन सप्लाइंग द सर्विसेज मे एक्सरसाइज ऑप्शन टू ascertain value in terms of clause B for the financial year, and such option shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year. कह रहा है कि अगर तुम सर्विसेज सप्लाई करते हो ये वाली कन्वर्जन वाली, तो क्लॉज बी में जो ऑप्शन दिया गया आप उसके साथ भी जा सकते हैं, वैल्यूएशन वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने ऑप्शन ले लिया बी वाला तो पूरे साल भर आप बी के हिसाब से ही चलेंगे, फिर आप बी में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हर वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से आप नहीं करेंगे, जैसे आप वैल्यूएशन कर रहे हैं सारा कन्वर्जन वैसे ही वैल्यू करेंगे आप।
अब ये देखिए, ये सिंपल सिस्टम है थोड़ा, बी वाला। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों में से कोई भी सिस्टम पे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो अब तैयार दोनों के लिए रहिए। At the option of the supplier of service, the value in relation to supply of foreign currency, including money changing, shall be deemed to be 1% of the gross amount of currency exchanged for an amount up to rupee 1 lakh, subject to a minimum amount of rupee 200. 1% of the gross amount of currency exchanged for an amount up to 1 lakh. 1 लाख रुपए तक की अगर आप करेंसी कन्वर्ट करते हैं तो 1% उसका होगा, लेकिन कम से कम 200 रुपए लगेगा। जैसे मान लीजिए 70,000 रुपए का कन्वर्जन कर रहे हैं हम, 70,000 रुपए की कन्वर्जन हो रही है। आई होप यू पीपल नो वेयर यू आर वॉचिंग मी। यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी, जिसका नाम है अनअकैडमी सीए एस्पायर। इस YouTube चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है। कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहां पे। हैव यू एवर सीन इट प्रॉपरली? इफ नॉट तो शुड आई हेल्प यू इन गोइंग थ्रू द एंटायर यूट्यूब चैनल? आपकी हेल्प करूं, आपको बताऊं इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है। आइए, आप YouTube सर्च कीजिए चैनल अनअकैडमी सीए एस्पायर, तो देखिए ये है चैनल। नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं। I've clicked videos. Now see, past year questions, revision class on time of supply, right? GST का टॉपिक है, issue of debenture, inventory valuation, method of valuation for CA foundation, the entire series of marginal costing, right? There's so many things. तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से। प्लेलिस्ट में आइए, जहां पे लंबी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। You can find EISSM amendment, series of auditing, income tax amendment. I've taken this income tax amendment, complete amendment class for May 20 examination. And this is equally useful for November 20 examination as well. आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट। फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए। एवरी डे अनअकैडमी इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स एन नोटिस ऑल्सो एट टाइम्स। जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है। तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए। आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट। देन यू विल फाइंड अनअकैडमी सीए प्लस, एक लिंक दिख रही है आपको यहां पे, अनअकैडमी सीए प्लस, इसको क्लिक कीजिए। सो यू विल नाउ रीच टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म? दिस ऑफर्स अ पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। सपोज आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक आप सीए की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही है। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है। हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं, देखिए दीज आर द टॉप एजुकेटर्स। आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे। देखिए ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें सीए एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर पेड क्लासेस, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस। तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट। अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा? मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए। तो these are the offerings from Unacademy, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, but I'll always refer you to go for longer period subscription, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको। 24 month subscription is just for rupee 21,000. It is even less than rupee 1,000 per month. And I'll give you something more. एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए। You can use the referral code study at home. अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो you'll get again discount. इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। Now the 24 month subscription is just 18,900. बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं। आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाई कीजिए इसे, राइट? What our target is? Our target is to ultimately crack CA examination. Let's crack it. ₹70,000 का कन्वर्जन किए हैं, चाहे ₹70,000 दिए हैं या ₹70,000 इंडियन करेंसी में लिए हैं, कुछ भी किए हैं तो इंडियन करेंसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो ₹70,000 का 1% हो जाएगा, कितना हुआ? ₹700। मान लीजिए ₹10,000 होता, ₹10,000 की करेंसी एक्सचेंज करते तो 10,000 का 1% कितना होता है? 100। लेकिन ₹100 लगता क्या? मिनिमम ₹200 वैल्यू ऑफ सप्लाई होता ही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पे भी क्या होगा? ₹200। ₹200 मिनिमम है, इतना तो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर 1 लाख से ज्यादा का है तब, यानी 1 लाख से ज्यादा आप एक्सचेंज कर रहे हो, 10 लाख तक कर रहे हो तब, तो ₹1,000 प्लस 1 लाख रुपए के ऊपर जितना है उसका आधा %। मान लीजिए हम 1,40,000 कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा 1,40,000 में? ₹1,000 प्लस 1 लाख रुपए के ऊपर जितना है उसका आधा %। 1 लाख के ऊपर 40,000 है, 40,000 का आधा %। 1,000 200, ₹1,200। कोई दिक्कत नहीं ना हुई? मान लीजिए 8 लाख रुपया होता तो क्या कैसे करते हैं? 8 लाख रुपया आप एक्सचेंज कर रहे हैं, ₹1,000 प्लस 7 लाख का, 1 लाख के ऊपर जितना है उसका आधा %। तो ₹1,000 प्लस 7 लाख का आधा % कितना होगा? 3,500, 4,500। फिर देखिए, अगर 10 लाख से ज्यादा आप कर रहे हो कन्वर्ट तो 5,000 प्लस 10 लाख से जितना ऊपर है उसका 0.10%। लेकिन 60,000 से ज्यादा वैल्यू ऑफ सप्लाई होता ही नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कम से कम 200 होता है और ज्यादा से ज्यादा 60,000 होता है। अगर 60,000 से ज्यादा भी आ रहा है ना तो भी 60,000 लिया जाएगा। तो मान लीजिए 14 लाख रुपए का कन्वर्जन करिए, एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप 14 लाख रुपीस का कन्वर्जन कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी यहाँ पे? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी यहाँ पे पहले तो 5,000 प्लस 4 लाख का 10 लाख से ऊपर जितना है उसका 0.10%, ठीक है। तो 5,000 और 4,000, नहीं 4,000 थोड़ी ना होगा, 4 लाख का 1% होगा 4,000, तो 400 रुपया होगा ये, 5,400।
ठीक है ना। 14 लाख रुपए में क्या होगा, 5,000 रुपया, और 0.10% होगा जितना 10 लाख रुपए के ऊपर है। 10 लाख के ऊपर 4 लाख था, तो 4 लाख का 0.10%। तो ये हो गया कि जो लोग फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करते हैं उनके केस में जीएसटी की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो ये तो वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, और इसके ऊपर जो जीएसटी का रेट होगा वो लग जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रेवल बाय एयर प्रोवाइडेड बाय एन एयर ट्रेवल एजेंट। आज की तारीख में एयर ट्रेवल एजेंट से आप फोन करके पूछिए, बोलिए कि मुझे वाराणसी से कोलकाता जाना है, टिकट बताइए कितने की देंगे, तो बोलता है 7800 की। अब इसमें वो कुछ अलग से फलक से कुछ नहीं है। 7800 रुपए की आप बोलोगे तो वो कहेगा ठीक है मैं आदमी भेज रहा हूं टिकट लेके, या आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, मैं टिकट अभी आपको मेल कर रहा हूं। तो आप उसको पेमेंट कीजिए 7800 की, वो आपको टिकट मेल कर देगा। पता है 10 साल पहले आज से बात कर रहे हैं, पहले सिस्टम क्या होता था, पहले टिकट बनाने वाले बड़े कम लोग होते थे, ठीक है, हर कोई एयर टिकट नहीं बना रहा था, ठीक है, इतना ऑनलाइन मार्केट नहीं था। आजकल तो ऑनलाइन ने सबका तो बिजनेस गेम ही बिगाड़ के रख दिया है ना। आज मुझे कोई भी सामान खरीदना होता है पहले मैं ऑनलाइन चेक करता हूं, अच्छा इतने का मिल रहा है, ठीक है। तो अब कहानी खत्म हो गई, बिजनेस में जो प्रॉफिट वाली बातें थी वो खत्म हो गई, अब तो हार्ड कोर टफ कंपटीशन वाला मार्केट हो गया है, ठीक है। मैं आपको 10 साल पुरानी बात बताता हूं, जब मैं सीए बना था, 10 साल भी क्यों, तो ज्यादा हो गए 10 साल से भी, ठीक है। मैं जब सीए बना था तो मैं सबसे पहली जर्नी जो किया था वो कोलकाता के लिए किया था। फ्लाइट से पहली जर्नी, ठीक है, ये बताना चाहता हूं कि हवाई जहाज में पहली बार कब चढ़ा था। तो सीए बनने के बाद ही चढ़ा था, सीए बनने के पहले कभी नसीब नहीं हुआ था मुझे हवाई जहाज में चढ़ना। और सीए बनने के बाद जो मैंने पहली अपनी हवाई यात्रा की थी वो कोलकाता के लिए थी। अब उस समय ये ऑनलाइन का उतना चस्का नहीं था, ये जो मेक माई ट्रिप, तो गो आई वीवो, फलना ढमका, पेटीएम, ये सब इधर इधर की उपज है, ठीक है, इतनी 12 साल पुरानी 13 साल पुरानी उपज नहीं है ये सब। तो उस समय जब मैंने एजेंट से बात की कि टिकट का कितना होगा, तो उसने कुछ इस तरीके से बताया कि जैसे टिकट है 10,000 रुपए की, फिर मैं 500 रुपए अपना बुकिंग चार्ज लूंगा, बुकिंग चार्ज लेगा वो, अरे वाह क्या बात है, ठीक है, बुकिंग चार्ज लेगा 10,500 रुपया। क्यों? क्योंकि उस समय इतना मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी, लोग बुकिंग चार्ज अलग से जोड़ के लेते थे, टिकट फिर उसके बाद बुकिंग चार्ज। मैं आपको बात बताऊं, इस 10,000 रुपए में भी वो कमा रहा है। जब वो 10,000 की टिकट बेचता है ना, तो एयरलाइन से भी उसको मार्जिन मिलती है, कमीशन मिलता है, इसमें भी वो कमा रहा है, ठीक है, और 500 रुपया बुकिंग भी अलग से लेता था। आज के जमाने में अगर मैं उसी बंदे से पूछूं बताओ जरा सा कितना है टिकट, तो टिकट का 10,000 रुपया होगा, बोलेगा साहब मैं आपको 9,700 रुपए का लगा दूंगा। मैं कहूंगा ऑनलाइन तो मिल रही है 9,400 रुपए की, कहता है चलिए मैं 9,350 की दे दूंगा आपको। गया बुकिंग फुकिंग, तो ये सब तो सिस्टम ही खत्म हो गया है मेरे बच्चों आज की तारीख में। अब ये कहानी हो गई है। अब आप कहोगे सर इतना आप क्यों बता रहे हैं ये सब, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब एक बात बताओ, 9,350 रुपए के अंदर उसने कुछ बुकिंग का चार्ज लिया है, अरे स्वाभाविक सी बात है कुछ तो ले ही रहा है, लेकिन कितना ले रहा है पता है क्या? पता ही नहीं है। पहले ही सब पता चलता था, अलग से वो लिखता था, ताव से लेता था, आज की तारीख में पता ही नहीं है। तो अब सरकार कह रही है हम जीएसटी कितने पे ले, क्या 9,350 में ले ली? अरे 9,350 रुपए की सप्लाई वो थोड़ी ना कर रहा है, एयरलाइन की टिकट है, एयरलाइन आपको सर्विस दे रही है हवाई जहाज में बैठने की, उसके अंदर जो वो बुकिंग का चार्ज ले रहा है ना, बस वही उसकी सर्विस है, वो तो सिर्फ बुकिंग की सर्विस दे रहा है। एक बात बताइए, एक एजेंट जो है जो टिकट करके आपको देता है, क्या वो हवाई जहाज में बैठाने की सर्विस आपको दे रहा है? नहीं, हवाई जहाज में बैठाने की सर्विस तो हवाई जहाज कंपनी दे रही है ना, एयरलाइन दे रही है, राइट। बुकिंग करने वाला बंदा तो सिर्फ आपको बुकिंग की सर्विस दे रहा है, टिकट को बुक कराने की सर्विस दे रहा है। भाई साहब तो उसके सर्विस की वैल्यू कितनी है 9,350 के अंदर? 200, 400, 300 कुछ होगी, हमको पता है नहीं, वो बता रहा है नहीं, सरकार कह रही है तो हम बता रहे हैं, सुनो तुम मत बताओ, तुम मत समझो, हम बता रहे हैं कितनी है, देखो सरकार क्या बता रही है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा और बात बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल हो क्या रहा है ये सब नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। अब देखो और बताता हूं, अब ये जो एयरलाइन की टिकट होती है ना, एयरलाइन टिकट
किसी के पास हवाई यात्रा की टिकट हो तो जल्दी से निकाल लो, ठीक है, नहीं तो मेरी वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके जाओ, जरा निकाल के लाओ जल्दी से टिकट, हम लोग कुछ बात करने वाले हैं, आप भी टिकट भी देखो। जैसे अब टिकट मान लो 10,000 रुपए की होती है, तो उसमें कैसे लिखा होता है, देखना जब टिकट कैसे लिखा होता है, उसमें लिखा होता है बेसिक फेयर, इसमें लिखा है बेसिक फेयर, उसके बाद लिखा है फ्यूल चार्जेस, उसके बाद लिखा है एम्बियंस, उसके बाद फलना ढमका पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और ऐसे करके टोटल बनाया हुआ है 10,000 रुपया। एयर टिकट में ऐसे होता है बेसिक फेयर, फ्यूल चार्जेस, एम्बियंस। फ्यूल चार्जेस क्या होता है, मतलब भाई हवाई जहाज उड़ेगी तो उसमें फ्यूल लगेगा, उसका चार्ज है। बेसिक फेयर इतना है। हम आपको जब आप हवाई जहाज में, एम्बियंस क्या है, कह रहा है हवाई जहाज में जब आप बैठोगे तो एयर होस्टेस आपको प्यार से बैठाएगी, ठीक है, उसका एम्बियंस, ये जो हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं उसका भी पैसा लेते हैं, ठीक है। तो आप फटाक से बेल बजाते हो, बोलते हो एक गिलास पानी दे दीजिए, एयर होस्टेस दौड़ी दौड़ी आती है, आपको तुरंत पानी पिलाती है, ठीक है, इतना तो प्यार से घर पे भी नहीं मिलता पानी, तो उस बात का पैसा लगेगा कि नहीं, वो लगा होता है, वो जुड़ा होता है टिकट में। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 10,000 रुपए की अगर एयर टिकट होती है ना, तो उसमें 5,000 रुपया बेसिक फेयर होता है, और बाकी सब मिला के लगभग 5,000 होता है, ये सब मिला के। अगर आज तक नहीं देखे थे तो अगली टिकट में आप जरूर देखोगे, वादा करो मुझसे कि अगली टिकट जब भी मैं बनवाऊंगा तो मैं देखूंगा कि उसमें कैसे लिखा हुआ है। अगर टोटल टिकट 6,000 रुपए की आपकी बनी है तो देखना उसमें बेसिक फेयर 3,000 के आसपास होगा, आसपास अप्रॉक्स बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी सब चीज की जोड़ मिला के 3,000 होगी, उसमें बहुत सारी चीज लिखी होगी, ठीक है। अच्छा, अब एयरलाइन वाली कंपनियां एजेंटों को कमीशन देती है, मालूम है किस पे देती हैं, जैसे वो लोग बोलते हैं हम 2% कमीशन देंगे, 5% देंगे, 10% देंगे, वॉटेवर, वो इस पे देते हैं कमीशन भी, ये इस पे नहीं देते हैं कमीशन, वो लोग इस पे कमीशन देते हैं, जो भी उनका परसेंटेज होता है वो इस पे होता है, ठीक है। तो मान लो जैसे 10% का कमीशन है, तो ये 10,000 की टिकट में उसको 1,000 रुपया नहीं बचेगा, 10% किस पे दे रहे हैं सब, इस 5,000 पे, तो 500 रुपए की बचत होगी उसकी। आ रहा है समझ में, ये तो मैंने ऐसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए बोल दिया। अब रूल पढ़िए क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस shall be deemed to be an amount calculated at the rate of 5% of the basic fare. बेसिक फेयर का 5% वैल्यू ऑफ सप्लाई है। सरकार हमारी कह रही है आपकी टिकट पे 5,000 रुपया अगर बेसिक फेयर है ना, तो 250 रुपया हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, किसकी, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे किसकी, एयरलाइन की, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एयरलाइन की नहीं, 250 रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे बुकिंग एजेंट की, और जो बुकिंग करने वाला एजेंट है उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्यों, क्योंकि वो तो बता ही नहीं रहा, वो तो सीधे मुझसे टिकट का मांग रहा है, कह रहा है 10,000 रुपया टिकट का दे दीजिए, कितना उसमें उसका बुकिंग चार्ज आ जाए कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमको। तो गवर्नमेंट कह रही है बेसिक फेयर का 5% हम बुकिंग चार्जेस मानते हैं, यही है वैल्यू ऑफ सप्लाई एजेंट की। अच्छा, इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग, लेकिन ये बात डोमेस्टिक बुकिंग के लिए है। अच्छा, व्हाट विल हैपन इन केस इट इज इंटरनेशनल बुकिंग, कह रहा है इंटरनेशनल बुकिंग में ना सब ज्यादा कमाते हैं थोड़ा, तो हम बेसिक फेयर का 10% मानेंगे इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग। अगर ये विदेश की टिकट है, विदेश यात्रा की टिकट है, तो ये जो अमाउंट है ना इसका 10% लिया जाएगा बुकिंग चार्जेस, और अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगी, जीएसटी का रेट है 18%, तो अब बुकिंग एजेंट जीएसटी कितना लेगा, 250 पे 18% लगा देगा। इंटरनेशनल होती तो 5,000 का 10% 500, और उस पर 18% पे जीएसटी लगाता। आया समझ में, जोर पड़ रहा है दिमाग पे, हाँ। सो दिस वाज अबाउट कि किस तरीके से एजेंट्स जो होंगे वो जीएसटी की कैलकुलेशन करेंगे, बुकिंग एजेंट्स एयर टिकट के। डोमेस्टिक बुकिंग के केस में 5% ऑफ द बेसिक फेयर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग दिस इज 10% ऑफ द बेसिक फेयर, ठीक है। However, the rate of GST is 18%, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे फर्दर जीएसटी का रेट अप्लाई होगा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो विल फोकस ऑन टू वैल्यू ऑफ सप्लाई फर्स्ट। क्लियर है? आइए अगला पॉइंट देखिए,
अब ये है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के रिस्पेक्ट में। अब इसको भी मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, और आपको सच में मजा आएगा ये जान के। मैं आपको सीधे रूल नहीं बता रहा हूं, आप देख रहे हो, मैं पहले आपको समझा रहा हूं कि होता क्या है इस बिजनेस में। जब आप बिजनेस समझ जाओगे ना, तो आप समझ जाओगे कि क्यों ऐसा रूल बनाया गया है। तो मुझे रूल रटवाना नहीं है, आपको समझाना है कि क्यों ये रूल बनाया गया। आइए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दो तरीके की पॉलिसी बेचती है। अब नाम कुछ भी कह लो उसका, बीमा धन, तो बीमा फलना बिलना ढमका, जो भी कह लो, वो होती है दो प्रकार की पॉलिसी। पता है क्या दो पॉलिसी होती है? ओहो, वो दो प्रकार की पॉलिसी होती है। एक होती है मनी बैक पॉलिसी, आज अब जान लीजिए ये सारी बात, बहुत काम आएगी जीवन में भी। और दूसरी होती है टर्म पॉलिसी। दो प्रकार की बीमा होती है, आपकी जीवन बीमा दो प्रकार की होती है, एक होती है मनी बैक पॉलिसी, दूसरी होती है टर्म पॉलिसी। क्या ये पढ़ाना मेरा काम है? सच पूछिए तो नहीं। पता है, मुझे तो ये बताना है कि इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, जीएसटी कितना लगता है इसकी प्रीमियम पे। लेकिन जब तक मैं समझाऊंगा नहीं कि पॉलिसीज कैसी होती हैं, क्या उसका रोल होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे सरकार वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे क्यों निकाल रही है। मनी बैक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें आप प्रीमियम जमा करते हो, एक सर्टेन टेन्योर के बाद, मतलब 20 साल की पॉलिसी होती है या 30 साल की पॉलिसी होती है, जब वो टेन्योर पूरा हो जाएगा तो आपको पैसा वापस मिलता है। और बीच में कभी आपकी मृत्यु हो गई, आप भगवान को प्यारे हो गए, तो बीच में ही पैसा मिल जाता है। मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए मनी बैक पॉलिसी कुछ इस प्रकार की पॉलिसी होती है कि हम हर साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम देते हैं। हर साल क्या देते हैं? प्रीमियम देते हैं 1 लाख रुपया। इसको कलर बदल के अब इसके डिस्क्रिप्शन लिखें, एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपया। कितना देते हो जल्दी बोलो आप हर साल? 1 लाख रुपया। और ये पॉलिसी जो है, पॉलिसी का पीरियड जो है वो है, मान लेते हैं 20 साल। और सम एश्योर्ड क्या होता है? जैसे आपने कभी सुना है लोगों को कहते हैं मेरा ना 20 लाख का बीमा है, कोई कहता है मेरा 50 लाख का बीमा है, मेरा 10 लाख का बीमा है। तो ये जो बोलते हैं ना इतने का बीमा, इसी को बोला जाता है सम एश्योर्ड। आया समझ में? तो ये जो सम एश्योर्ड है, ये मान लेते हैं है आपका 25 लाख रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या है? अब इस पूरी बात का मतलब समझिए। आपको हर साल 1 लाख रुपया देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला 1 लाख रुपए देते ही आप भगवान को प्यारे हो गए, तो जिसका आपने नाम लिखा है, जो पॉलिसी में नॉमिनी है, उसको पता है कितना पैसा मिलेगा? आप 1 लाख रुपया दिए पहले साल और तुरंत भगवान को प्यारे हो गए, कितना पैसा मिलेगा? कितने का बीमा था? 25 लाख रुपया। अरे पॉलिसी पीरियड के आगे 20 लाख कौन लिख दिया? 20 साल होता है ना, पॉलिसी का पीरियड 20 साल। कौन लिखा था वो? हाँ, तो वापस से आए बात पे। आपने 1 लाख रुपए की प्रीमियम दी, देते ही आप भगवान को प्यारे हो गए, तो आपके घर वालों को, नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा? 25 लाख रुपया। अच्छा, आपने 1 लाख रुपया पहले साल दिया, भगवान को प्यारे नहीं हुए, दूसरे साल दिए, फिर भगवान को प्यारे नहीं हुए, तीसरे साल दिए, नहीं हुए, 20 साल हो गया, सारा पैसा दे दिए, 1-1 लाख करके 20 लाख रुपया। 20 साल पूरा हो गया, कुछ मिलेगा? हाँ, 25 लाख रुपया मिलेगा। फायदा किसमें है? मरने में कि बिना मरने में? फायदा किसमें है? बोलो। मरने में ज्यादा फायदा है भाई। मर जाएगा आदमी तो 1 लाख रुपया देके 20 लाख रुपया मिल जाएगा घर वालों को, नहीं तो पूरा 20 लाख रुपया देने के बाद 25 लाख रुपया, 1 लाख रुपया भी देके 25 लाख मिल जाएगा। ठीक है, मर गया आदमी तो हो सकता है 3 किस्त देने के बाद मर गया, तो 3 लाख रुपया पे 25 लाख रुपया आ गया। लेकिन अगर नहीं मरा तो 20 लाख रुपया देके 25 लाख रुपया पाएगा।
बड़ा कम पैसा आ रहा है, बहुत कम पैसा आ रहा है अब तो। ठीक है, शायद बैंक में अगर हम 20 लाख रुपया रख दिए होते तो अब तक ज्यादा हो जाता, मालूम है कि नहीं। 1-1 लाख रुपया अगर आप 20 साल बैंक में रख दीजिए तो आपको मेरे हिसाब से 30 लाख रुपए से 35 लाख रुपए के आसपास आ जाता, आराम से ज्यादा आ जाता। 35 लाख रुपए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं कि 35 लाख रुपए के आसपास आपको आ जाता, या 40 लाख रुपए पहुंच जाता। यानी बैंक जितना ब्याज का पैसा भी नहीं देती एलआईसी, बड़ी बेकार है। अरे तो बैंक का ब्याज देने के लिए एलआईसी थोड़ी ना होती है, ये तो फायदा तभी है जब मरेगा आदमी, नहीं मरा है तो फायदा फिर बहुत कम होगा, तो बैंक से भी घाटा हो गया। उससे अच्छा बैंक में पैसा पड़ा रहता तो ज्यादा आ जाता। बेसिकली आप समझिए ना, इंश्योरेंस कंपनी आपको ब्याज देने के लिए है क्या? नहीं, वो क्या दे रही है आपको? आपको रिस्क कवर दे रही है कि अगर कोई कैजुअलिटी हुई तो भी हम साथ खड़े हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, कुछ ऐसा ही बोलती है ना एलआईसी, वो वाली बात है ना यहां, तो इसलिए पैसा कम मिल रहा है। वैसे तो आपको मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी का सम एश्योर्ड 25 लाख होगा नहीं। अगर आप एक साल 20 लाख देते हो ना, तो वो होगा कितना मैं बताऊं, 22 लाख रुपए होगा या 23 में, ज्यादा ही लिख दिया ताकि आपको बुरा ना लग जाए, आपको ज्यादा तकलीफ ना हो जाए, तो मैं ज्यादा ही लिख रहा हूं। और बैंक में बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होता। अच्छा, अब टर्म पॉलिसी क्या होती है सुनो। अब मान लीजिए मैंने टर्म पॉलिसी लिया, पॉलिसी पीरियड जिसका है 20 साल, पॉलिसी पीरियड इसका भी 20 साल है। कितना लिया सम एश्योर्ड? सम एश्योर्ड है मान लेते हैं 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का ही बीमा कराया। तो इसमें जो आपकी एनुअल प्रीमियम आएगी वो थोड़ी कम आती है, थोड़ी क्या बहुत कम आती है। 25 लाख रुपए की बीमा आप कराओगे तो यहां पे हो सकता है आपसे जो प्रीमियम ली जा रही है वो ली जा रही है, मान लो कितनी ले लें, मान लो 10,000 रुपया। 10,000 रुपए देके ही 25 लाख रुपए की बीमा हो गई। ये कौन सी बात हुई सर? तो इधर फिर 1 लाख रुपया क्यों लग रहा था? ये टर्म पॉलिसी क्या चीज है? टर्म पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आप पहला पैसा दिए 10,000 रुपया, ऊपर गए कितना मिलेगा? 25 लाख। 2 बार दे दिए, ऊपर चले गए 25 लाख। लेकिन अगर 20 साल तक नहीं गए तो पॉलिसी खत्म, आपको मिलेगा कितना? कुछ नहीं। यानी टर्म पॉलिसी में ऊपर जाना ही पड़ेगा अगर पैसा लाना है तो। ठीक है, अगर 20 साल की पॉलिसी थी, 20 साल तक नहीं गए तो कुछ नहीं मिला, जीरो हो गया, गया पैसा। 20 साल तक कितना पैसा दिए? हर साल 10,000 देते थे, 20 साल में कितना दे दिए? 2 लाख रुपया दे दिए, गया, खत्म। लेकिन यहां तो कुछ आता है ना, यहां तो मनी बैक में मनी बैक होती है, नाम से याद रखना, मनी बैक में मनी वापस आएगी, डूबेगा नहीं मेरा। लेकिन टर्म पॉलिसी में गया पैसा। अब एक बात बताइए, आपको कौन सी पॉलिसी करानी चाहिए? आप भी बताएंगे। बताइए, आपको कौन सी पॉलिसी करानी चाहिए? मनी बैक पॉलिसी करानी चाहिए, टर्म पॉलिसी? मनी बैक में पैसा वापस मिलेगा, टर्म पॉलिसी में पैसा वापस नहीं मिलेगा। राइट, तो आपको दोनों पॉलिसी समझ में आ गई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जरा जल्दी से कि कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, मनी बैक पॉलिसी या टर्म पॉलिसी? तो देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे यही बोलते हैं कि मुझे मनी बैक पॉलिसी ले लेनी चाहिए। यही तो वजह है कि मनी बैक पॉलिसी बिक पा रही है। ये कोई इंश्योरेंस होता ही नहीं है, ये थोड़ी ना ली जाती है। इंश्योरेंस ये होता है, ये बेवकूफ लोग करते हैं मनी बैक पॉलिसी। और एजेंट भी यही पॉलिसी बेचना चाहता है। मैं आपको बताता हूं क्यों, सुनिएगा ध्यान से। एजेंट को ये पॉलिसी बेचने में क्या मजा है? लगभग मनी बैक पॉलिसी में जो कमीशन होता है ना, वो करीब 20-30% का कमीशन होता है। तो वो जब 1 लाख रुपए की प्रीमियम वाली पॉलिसी आपको बेचेगा तो 20% यानी कि 20,000 रुपए कमाएगा। ठीक है, टर्म पॉलिसी में जो कमीशन होता है वो ज्यादा से ज्यादा 5% होता है। यानी यहां पे एजेंट को कमाई हुई 20,000 रुपए की ये पॉलिसी बेचने में। अब ये वाली पॉलिसी बेचने में 10,000 का 5% कितना हुआ? 500 रुपया। वो 500 रुपए कमाएगा। तो एक बात बताइए, एजेंट से पूछोगे कौन सा अच्छा है तो क्या बोलेगा? कहेगा मनी बैक पॉलिसी लीजिए साहब, पैसा वापस तो मिलेगा, नहीं मरोगे तो भी मिलेगा। आप भी कहते हो हाँ हाँ नहीं मरेंगे तो भी मिलेगा, यही ले लेते हैं।
ये तो चूतिया बनाने की स्कीम है, राइट? आपको चीट किया जा रहा है यहां पे। रियल इंश्योरेंस पॉलिसी यही है 5%, 5% वाला जो कि उसको बहुत कम लगता है, इस वजह से वो पॉलिसी बेचता ही नहीं, क्योंकि उसे 500 रुपए ही मात्र मिलेंगे। दिस इज रियल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब मैं समझाता हूं क्यों ये रियल इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब इस 1 लाख रुपए के आप कर दो 2 टुकड़े। हम कहते हैं 10,000 रुपए अलग कर दो, 90,000 रुपए अलग कर दो, और इस 10,000 रुपए को दे दो आप किसमें, टर्म पॉलिसी में, और 90,000 रुपए आप बैंक में जमा कर दो। ठीक है, हर साल ऐसे ही करना, 20 सालों तक जमा करना। पता है 20 साल तक अगर आप बैंक में 90,000 रुपए भी जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, करीब मान लेते हैं 32 लाख रुपया। अरे तो 1 लाख रुपए आप इंश्योरेंस कंपनी को क्यों दे रहे हो, बेवकूफी क्यों कर रहे हो? 10,000 रुपए इधर दो और 90,000 रुपए तुम जो इसको ज्यादा दे रहे थे वो बैंक में जमा कर दो, तो तुम्हारा 25 लाख से तो ज्यादा ही हो गया 32 लाख रुपया। आ रही बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? इंश्योरेंस 10,000 रुपए देके करा लो। इंश्योरेंस कंपनी तुमसे 10,000 रुपए के ऊपर जितना ले रही है आपको बेवकूफ बना रही है, वो उतना पैसा भी नहीं दे रही है जितना आपको बैंक से मिल जाता। इसमें तो बड़ा बड़ा वो जो इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन जाता है वो जा रहा है, इस वजह से वो देगी कहां से आपको प्रॉफिट। तो आई बात समझ में सबको? टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। जो 10,000 रुपए, अब इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए जब आपसे लेती है ना मनी बैक पॉलिसी में, तो ऐसे लेती है, कहती है 10,000 रुपए हम ले रहे हैं रिस्क कवर का, ये रिस्क का है। ठीक है, ये तो रिस्क उठाने का कि भाई कभी भी तुम टपक गए तो हमको पैसा देना पड़ेगा, तो इस बात का 10,000 रुपए है। और 90,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट का ले रही है। और जब आप यहां पे टर्म पॉलिसी लेते हो तो इन्वेस्टमेंट का कोई पैसा ही नहीं होता है भाई, सारा पैसा किस बात का है, रिस्क कवर का, इसीलिए आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा है। अरे तो इंश्योरेंस से तुम इंश्योरेंस लेने गए हो ना, कि उससे इन्वेस्टमेंट करने गए हो? तुम इंश्योरेंस लेने गए हो ना, तो टर्म पॉलिसी कराओ, बाकी बचे पैसे को इन्वेस्ट करो ना, ज्यादा पैसा देगा इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस में क्या करने तुम इन्वेस्टमेंट में घुसा दिए जबरदस्ती का। तो ये नहीं किया जाता है मनी बैक पॉलिसी। ठीक है, आप खुद भी ये जानकारी लेंगे और अभी क्लास खत्म होने के बाद ये जानकारी आप अपने पेरेंट्स को भी देंगे, अपने माता पिता को भी ये जानकारी दीजिए कि मनी बैक पॉलिसी एजेंट सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन के लालच में करता है। ठीक है, ये पॉलिसी नहीं होती इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है टर्म पॉलिसी। ठीक है, अगर आपको इसकी पॉलिसी की सिलेक्शन में कोई परेशानी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टडी एट होम के कॉल सेंटर नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए उन्हें और उनसे पूछिए कि मुझे अगर एक टर्म पॉलिसी लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए, वो आपको सजेस्ट भी कर देंगे। ठीक है, यही बेहतर पॉलिसी होती है। आई होप नंबर सबको पता है, 8737012345। चलिए, अब हमने ये सारी बात क्यों समझी, जैसा सुनिए। इंश्योरेंस कंपनी जो रिस्क कवर के लिए पैसा लेती है, इंश्योरेंस कंपनी जो रिस्क कवर के लिए पैसा लेती है, वो पैसा जो होता है वो सर्विस होती है, वो सर्विस दे रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा ले रही है, जो आपसे पैसा लिए इन्वेस्ट कर दी, वो सर्विस नहीं है। सर्विस क्या है, रिस्क कवर करना। इंश्योरेंस कंपनी क्या सर्विस देती है, आपका रिस्क कवर करती है, यही तो सर्विस है उसकी। ठीक है, तो इस 10,000 रुपए पे तो, इस 10,000 रुपए पे तो क्या लगना चाहिए था, जीएसटी लगना चाहिए था। लेकिन यहां 1 लाख रुपए जब ले रही है तो क्या 1 लाख पे जीएसटी लगना चाहिए था? नहीं, 1 लाख रुपए के अंदर थोड़ा सा हिस्सा किसका है, रिस्क का है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको ये कभी नहीं बताती कि हम इसमें से रिस्क का कितना ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का कितना ले रहे हैं। वो बोलती है 1 लाख रुपया दो, 20 साल तक 20 लाख रुपया दो, और हमसे अगर नहीं मरोगे तो 25 लाख रुपया ले लेना। वो तो ऐसे बोलती है, वो बताती ही नहीं है कि कितना इन्वेस्टमेंट का है, कितना रिस्क का है। टर्म पॉलिसी में जितना पैसा होता है पूरा रिस्क का है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, हमको पता है भाई पूरा रिस्क का है, क्योंकि रिस्क हुआ तो पैसा मिला, नहीं तो गया। ठीक है, तो वो पूरा पैसा रिस्क का है। लेकिन मनी बैक पॉलिसी में पूरा पैसा रिस्क का है नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी बताती नहीं है, क्योंकि अगर बता देगी तब तो मार्केट में कोई कराएगा ही नहीं, कहेगा अच्छा 10,000 रुपए रिस्क का, 90,000 तुम इन्वेस्टमेंट का ले रहे हो, मेरे पैसे का कुछ देते ही नहीं हो, जितना लेते हो पूरा बस वही देते हो।
इतना कम ब्याज देते हो, पता चल जाएगा, तो वो लोग बताते नहीं है बाइफर्केशन। तो अब जब बताएगा नहीं, कोई मनी बैक पॉलिसी में 1 लाख रुपया ले रहा है और बता ही नहीं रहा है कि कितना रिस्क कवर का है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चलेगी नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो पता ही नहीं चलेगी। अब क्या होगा, देखिए यहां पे the value of supply of services in relation to life insurance business shall be the gross premium charged from a policy holder reduced by the amount allocated for investment or saving on behalf of the policy holder if such amount is intimated to the policy holder at the time of supply of service। कहता है जो ग्रॉस प्रीमियम है उसमें से रिस्क वाला पैसा हटा दो, रिस्क कवर वाला पैसा हटा दो। जैसे 1 लाख रुपया में से 10,000 रुपया हटा दो, अगर कंपनी बताती है तो, इंटीमेट करती है तो, अगर बता रही है तब तो बड़ी सुंदर बात है, 10,000 रुपया हटा दो, 90,000 रुपया आया, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट घटा दो, इन्वेस्टमेंट का कितना था 90,000 रुपया, तो बचेगा 10,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट वाला कितना था, कहती है ग्रॉस प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा हटा दो, जो बचा यही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, क्योंकि यही रिस्क कवर का पैसा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है रिस्क कवर का पैसा, क्योंकि सर्विस वो इसी बात की दे रहा है। अगर ये बताया जाता है तो, अगर बताया जाता है तब ऐसा कर लो, लेकिन अगर नहीं बताया जाता है तो, अगर बताया गया, ये कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट मनी बैक पॉलिसी। अच्छा, नहीं बताया जाता है तो सुनिए क्या होगा, नहीं बताया जाता है तो, इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज अदर देन ए अबव, 10% of the single premium charged from the policy holder। क्या कहता है, अच्छा अब प्रीमियम कितनी दे रहे हो, अब ये देखना है प्रीमियम सिंगल है कि मल्टीपल है, ठीक है। ये बी और सी भी किसकी बात कर रहा है, मैं आपको बताऊं, मनी बैक पॉलिसी की। ये बी और सी भी मनी बैक पॉलिसी की बात कर रहा है। ए में कह रहा था इंटीमेटेड है, और यहां पे इंटीमेटेड नहीं है, पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा है। अगर सिंगल प्रीमियम है तो कह रहा है उसका 10% जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मतलब 1 लाख रुपए की प्रीमियम होगी ना तो 10,000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अच्छा, अगर मल्टीपल प्रीमियम है तो यहां पे बी वाली बात है और सी वाला मल्टीपल के लिए, तो पहले साल की प्रीमियम का 25% माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसके बाद की जितनी भी प्रीमियम है, 20 साल की पॉलिसी है ना मान लो, तो बाकी 19 साल का जो भी प्रीमियम होगा उसका 12.5% वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यानी 1 लाख रुपए की प्रीमियम का 25,000 रुपया पहले साल माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगले साल माना जाएगा 12,500 रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख की प्रीमियम में। और अगर सिंगल प्रीमियम है, 1 लाख रुपया एक बार में दे दिया, तो 10% कह रहा है कि 10,000 रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अच्छा, रिस्क कवर पॉलिसी में क्या होगा, रिस्क कवर पॉलिसी में ये सब कोई झंझट ही नहीं है, वो उसमें तो जितना पैसा लिया जा रहा है, मतलब टर्म पॉलिसी में तो पूरी प्रीमियम ही क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है। तो ये बात कहीं लिखेंगे, ये बात कहीं लिख लीजिए कि टर्म पॉलिसी में, टर्म पॉलिसी के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्रीमियम। जो प्रीमियम है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है। और मनी बैक पॉलिसी में इफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट नोन, इफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट नोन, अगर इन्वेस्टमेंट कितने का है वो पता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्रीमियम माइनस, प्रीमियम में से क्या चीज माइनस करोगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं पता है तो इफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट नॉट नोन,
तो अब देखा जाएगा सिंगल प्रीमियम है या मल्टीपल प्रीमियम है। अगर सिंगल प्रीमियम है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 10% इंटू प्रीमियम। अगर मल्टीपल प्रीमियम है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 25% इंटू प्रीमियम फर्स्ट ईयर, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 12.5% ऑफ प्रीमियम सब्सिक्वेंट ईयर, आगे के सालों का। ठीक है, बताइए अब क्लियर हो गया ना आपको? तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में बहुत कुछ डिस्कशन हो भी गया हमारा। हम लोग ने रूल 32 में 3 चीजों को देखा। एक तो जो मनी चेंजर होते हैं उनका देखा, एयर ट्रेवल एजेंट का देखा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के रिस्पेक्ट में देखा। हालांकि रूल 32 में अभी और भी स्पेसिफिक सर्विसेज की बात कही गई है, बट आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।